नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं कि जो पिछली क्लासों में अपन चैप्टर 1, 2 और 3 इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं और इस श्रृंखला को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 4 के बारे में एक थोड़ा बहुत जानते हैं क्या है चैप्टर 4 के अंतर्गत। तो चैप्टर 4 है हमारा आर्थिक समीक्षा। चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है सशक्त और समृद्ध कृषि। ठीक है, सशक्त और समृद्ध कृषि के क्षेत्र में पूरे चैप्टर के अंतर्गत अपन बात करेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है जो कृषि क्षेत्र है हमारी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रमुखतः 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र होता है। तो इस चैप्टर में आज अपन बात करेंगे कृषि के बारे में, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। और राजस्थान, आपको पता है राजस्थान की लगभग 62% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित। इसका मतलब अगर 62% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिपेंड है इस पे, प्राथमिक सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पे, इसका मतलब इस क्षेत्र को हमें सशक्त बनाना होगा, समृद्ध बनाना होगा। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, एक अर्थव्यवस्था का बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर 62% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड कर रही है। तो इसको सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और इन सब का अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र है, इसका सब डिवाइडेशन किया गया है, इसके उप क्षेत्र हैं वो हमें इसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे फसल के बारे में देखेंगे, फसलों की क्या स्थिति है। दूसरा आपका पशुधन आता है, पशुधन की प्रदेश में क्या स्थिति है। और तीसरा है वानिकी, और चौथा है मत्स्य पालन। इस तरह से कृषि क्षेत्र के 4 उपक्षेत्र हैं, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन। अगर ये चारों की चारों क्षेत्र सशक्त होंगे तो ही हमारी जो कृषि है वो सशक्त और समृद्ध होगी। जैसे फसल है, आपको पता है राजस्थान बाजरा उत्पादन में, सरसों उत्पादन में और आपके टोटल तिलहन उत्पादन में राजस्थान की स्थिति क्या है, पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। ओवरऑल जो अनाज उत्पादन है या फसल उत्पादन है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। इस बार 2024-25 में 267.67 LMT लाख मेट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य है, जो कि 2023-24 में 241 था। इसका मतलब इसमें भी वृद्धि हुई है। पशुधन की बात करें तो पशुधन में आपने जैसे गाय है, भैंस, बकरी, इन सब की बात करनी होगी। और वानिकी में देखेंगे कितनी भूमि हमारी कृषि योग्य है, फसल उगाने योग्य है, ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 दे रखा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन, GSBA की बात कर रहा है यहाँ से, किसकी, GSBA की बात की गई है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर बात कर रहा है, कृषि क्षेत्र का योगदान बताया है। तो 2024-25 में GSBA में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान बताया है कि 26.92% है, और इसके सत्य असत्य होने के बारे में हमसे पूछा गया है। वहीं कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो वृद्धि दर है उसके बारे में ये बताया गया है। जब हमने चैप्टर 1 के बारे में बात की थी, सार्वजनिक वित्त वगैरह की क्या स्थिति है, तो वहाँ GSBA के बारे में जाना था और एक टेबल याद की थी हमने सीक्वेंस से। उस टेबल को एक बार फिर याद करेंगे और चलिए इस टेबल को एक बार देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जब हमने GSBA की बात की थी तो 3 इसके सेक्टर थे, जिसमें पहला था आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। इन तीनों की बात की थी और इन तीनों का कितना प्रतिशत योगदान रहा है। स्थिर कीमतों पर बात की थी और प्रचलित कीमतों पर, स्थिर और प्रचलित कीमतों पर बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि इसको हमें सीक्वेंस में याद करना है। तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था,
54% था। स्थिर कीमत, सबसे पहले स्थिर कीमतों पर बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान है 26.54%। उद्योग क्षेत्र की बात की तो 28.39%, 28.39% इसका योगदान है, और सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.07%। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है हमें, 26.54%, 28.39% और 45.07%। ठीक है, अब बात करिए किसकी, प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं। तो प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान है आपका 26.92%। ठीक है, और उद्योग क्षेत्र का है 27.16%, वहीं सेवा क्षेत्र का अगेन 45.92%। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 92 है, यहाँ भी 92 है, तो ये दोनों याद करने हमारे लिए आसान है। 26.92 और ये आपका 45.92% है, और 45, 26, 28 और उद्योग क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर आप देख पा रहे हैं कि कमी हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में जो प्रचलित कीमतों पर योगदान है वो आपका अधिक है। फिर हमने बात की थी यहाँ से कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो हमने देखा था कृषि क्षेत्र में 5% की वृद्धि थी, उद्योग क्षेत्र में भी 5% की वृद्धि थी, और जो सेवा क्षेत्र में वृद्धि थी वो थी आपके 7% की वृद्धि थी। चलिए और आगे बात करते हैं, प्रचलित कीमतों पर बात करें, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर क्या रही है, तो हमने देखा था इसमें 11% की वृद्धि दर थी, इसमें 7% और इसका अगेन 12%। ये सारे डेटा हमने याद किए थे, और इस टेबल को एज इट इज अपने को याद करना होगा। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्थिर कीमत, प्रचलित कीमत 26.54%, अगला उद्योग है 28.39%, और अगला है आपका सेवा क्षेत्र 45.07%। प्रचलित कीमतों पर 26.92%, उद्योग क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर कमी हुई है, 28 से 27 हुआ, 27.16 है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि है और 45.92 है। आप देख रहे हैं ये भी 26.92, ये भी 45.92 है। वृद्धि दर याद करनी है 5, 5, 7, 11, 7 और 12%। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राज्य में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान। तो देखिए कृषि क्षेत्र का योगदान इस पर प्रचलित कीमतों पर आपके सामने कितना है, 26.92% है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट अपना राइट स्टेटमेंट। सेकंड है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर, अगेन कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर कितनी है, 11 पॉइंट। तो हमने याद किया था, पॉइंट के बाद याद करना इतना जरूरी आवश्यक है नहीं, तो आपको पता 11 है, तो ये कितना आंकड़ा है, 11.44%। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, और कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सिंगल 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर पूछा है। इस बार ये हमें याद रखना होगा कि स्थिर कीमतों पर या प्रचलित कीमतों पर पूछा है, तो यहाँ स्थिर कीमतों पर बात की गई है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान है, तो देखिए कृषि क्षेत्र की बात की गई है और स्थिर कीमतों पर बात की गई है, तो यहाँ से आप कितना 26.54%, 26.54%। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत योगदान है। कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितने प्रतिशत योगदान है, ये क्या कहना चाह रहा है, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुधन। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, इसका कितने प्रतिशत योगदान नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि किसका जो योगदान है वो सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है, सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किसका है। तो हमने बात की थी अभी स्टार्टिंग में, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है उसका 4 उपक्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जो आपके सामने है, जिसमें पहला अपन बात कर लेते हैं पशुधन, पशुधन के बाद दूसरा आपका फसल, और तीसरा आपका वानिकी, और चौथा है मत्स्य पालन। इन चारों का प्रतिशत योगदान याद रहे ना रहे, लेकिन हमें इन दोनों का याद होना आवश्यक है, क्योंकि इनमें बहुत
क्लोज ऑप्शन है, ये 12.59% इसका योगदान है, तो इसका 12.43% योगदान, इसलिए जरूरी है इस दोनों का याद करना। डेटा में बहुत ज़्यादा अंतर होता तो भी अपन आसानी से चेक करके निकाल लेते, लेकिन थोड़ा सा याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 12.59% इसका योगदान है, तो इसका 12.43% योगदान है। वानिकी का प्रतिशत है 1.77%, और इसका तो 0.14% योगदान है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो पशुधन का योगदान सर्वाधिक है, और अपना यही आंसर हो जाएगा। इनको घटते या योगदान के घटते या बढ़ते क्रम में भी स्थापित वो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से पूछा जाता है तो अपन बता सकते हैं पशुधन का योगदान सर्वाधिक, पशुधन के बाद फसल, और फसल के बाद आपका क्या आ जाएगा, वानिकी, और लास्ट में आ जाएगा मत्स्य पालन। ठीक है, इस तरह भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य पालन। तो याद रखना पशुधन और फसल का थोड़ा सा, ये 12.59 और ये है 12.43%, और अपना आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन के बारे में हमसे पूछा गया है, तो देख लीजिए, कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन पूछा गया है वो 2023-24 का पूछा गया है, ना कि 2024-25 का। तो सबसे पहले 2023-24 की बात करेंगे कि 23-24 में कितना प्रतिशत हमारा उत्पादन हुआ था, और उसके बाद हम 2024-25 की भी बात करेंगे। ये आंकड़े हैं जो अभी आएंगे आने वाले समय में, और क्या अनुमानित आंकड़े जिनको कहा जाता है कि इतना प्रतिशत होने की संभावना है, वो आंकड़े हैं। तो 2023-24 का जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है आपके 241। फर्स्ट आंकड़े याद रख लेंगे, वही सफिशियंट है, और 241.86 लाख मैट्रिक टन LMT हमारा उत्पादन हुआ है 2023-24 में, जो कि 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया है, 267.67 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में हमारे सामने दोनों हैं, ठीक है, 267.67 भी है और 241.86 भी है। तो यहाँ से याद रखना, और यहाँ पे भी दोनों दे रखे हैं, 23-24 भी दे रखा है और 24-25 भी दे रखा है, तो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा अपना आंसर होगा। तो याद रखें 2023-24 में जो योगदान है वो 241.86% है, वहीं 2024-25 में जो संभावना है वो इसका कितनी है, 267.67 है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये अनुमानित है तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है 10.67% की वृद्धि हुई है। इतना उत्पादन का लक्ष्य हमारा रखा गया है। तो 2023-24 में 241.86 लाख मैट्रिक टन, और 2024-25 में 267.67, ठीक है, और 10.67% की इसमें वृद्धि दर देखी गई है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 241.86। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, और सामने दिया है कृषि जलवायु क्षेत्र दे रखे हैं और सम्मिलित जिले। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें या क्षेत्र, तो कृषि की दृष्टि से राजस्थान को 10 जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो राजस्थान की प्रादेशिक स्थिति के आधार पर देखें तो राजस्थान के भौगोलिक जो विभाजन है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जहां एक तरफ हमारा मरुस्थल है, वहीं अरावली और हाड़ौती और आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन उन 4 क्षेत्रों को भी कितने 10 जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, और इन 10 जलवायु जो क्षेत्र हैं उनमें इन डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से डिवाइड किया गया है, कौन से क्षेत्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे इसमें आता है, जैसे फर्स्ट ए आता है, फर्स्ट बी आता है, इस तरह से सेकंड ए है, थर्ड बी है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और राजस्थान की पिछले काफ़ी लंबे समय से आप देख पा रहे हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस पोर्शन से, चाहे इसको आप राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहते हैं, चाहे आप फसल के चैप्टर से कहते हैं, चाहे इकोनॉमिक समीक्षा आर्थिक समीक्षा का इस क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अवश्य पूछा गया है, और
इन नामों के अलावा जैसे ये दे रखा है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क पूर्वी, इनके साथ साथ हमारे जो इनके नाम है जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह के जो नाम दे रखे हैं डिवाइड करने में, वो हमें याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उन 10 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको अपन देखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इनको याद करने की, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमें पता है राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? आपका एक तो है मरुस्थल वाला पार्ट, एक है आपका अरावली रीजन, और तीसरा आता है आपका कौन सा? हाड़ौती, और चौथा आता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे यहाँ पे, इस जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है 61 लगभग 61%, उसके बारे में बात करेंगे कि इस मरुस्थल के जो जिले हैं उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, कि उनके कृषि जलवायु क्षेत्र को और उनके डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका पहला जो नाम है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है, ये आपको फर्स्ट ए के नाम से याद रखना, ये फर्स्ट। अब इसमें हमें याद रखना होगा कि कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जिले सम्मिलित हैं, शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, तो यहाँ से बात करेंगे हम। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं वो हैं आपका जोधपुर, बाड़मेर, और तीसरा नया डिस्ट्रिक्ट फलौदी। ये 3 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जिसको फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर और फलौदी जिले सम्मिलित हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा है वो है आपका उत्तर पश्चिम सिंचित प्रदेश। ये तो इजी है। उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम की बात की, आपका ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। यहाँ की बात करेंगे तो इसमें कौन से जिले आते हैं आपके, और सिंचित प्रदेश की जब बात की गई तो यहाँ से हमारे डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं वो हैं आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, दोनों डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित है। काफ़ी अच्छी पैदावार यहाँ होती है और इसको जाना जाता है फर्स्ट ए के नाम से। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरा। तीसरा है, अब देखो शुष्क आ गया और आपका सिंचित प्रदेश आ गया, अब बचा है आपका तीसरा अति शुष्क प्रदेश। अब नाम से आपके सामने समझ में आ गया होगा, और आंशिक सिंचित। और इसको नाम दिया गया आपका फर्स्ट सी, पहले का सी पार्ट। और इसके अंतर्गत आपके जो जिले आएंगे वो समझ गए होंगे आप, कौन सा आएगा आपका जिला इसके अंतर्गत? जैसलमेर जिला, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। कुछ पार्ट इसके अंतर्गत चूरू का आता है, जैसे चूरू की आपका रतनगढ़ तहसील, और सुजानगढ़, सुजानगढ़ है, सरदार शहर है, और एक है आपका बीदासर। ये इसके अंतर्गत आते हैं फर्स्ट सी। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो मरुस्थल के जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, इधर से गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, और ये सारे कवर कर लिया गया। तो ये जो नाम है ना, इनको याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, कैसे? जैसे कि फर्स्ट ए, फर्स्ट वी और फर्स्ट सी। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ए के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। जोधपुर आता है, और जोधपुर, बाड़मेर और फलौदी। ठीक है, वहीं से फर्स्ट वीक के अंतर्गत, जो कि क्या नाम था इसका, फर्स्ट बी का नाम था आपका सिंचित प्रदेश, उत्तर पश्चिम सिंचित प्रदेश। यहाँ से आप बता सकते हैं कि श्री गंगानगर और इसके बाद आपका हनुमानगढ़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत। और फर्स्ट सी जो कि आपका अति शुष्क और आंशिक सिंचित। शुष्क कैसा है? अति है, आंशिक सिंचित है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमारे जो जिले हैं इसके अंतर्गत जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के बाद बीकानेर, और तीसरा आपका जिला चूरू, जिसके कौन कौन से पार्ट? सरदार शहर, सुजानगढ़,
और रतनगढ़ और बीदासर। क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की बात की तो हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, चूरू जिले का कौन सा क्षेत्र फर्स्ट सी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से ये 3 जलवायु क्षेत्र हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें आपने मरुस्थल के जिलों के बारे में देखा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी में। जो पहले वाला है उसमें 3 पार्ट थे, कौन सा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, लेकिन इसके अंतर्गत 2 पार्ट हैं। आपका सबसे पहले आता है फर्स्ट ए की बात करें, सेकंड ए की बात करेंगे, और सेकंड ए के अंतर्गत हम बात करते हैं इसके अंतर्गत शेखावाटी रीजन के बारे में, जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है अंतःस्थलीय जलोत्सरण, मैदानी क्षेत्र बात कर सकते हैं। इतना ही याद रखेंगे, हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि नाम क्या है। तो अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र है, सेकंड ए के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं आपके कौन से, शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चोरू का जो रिमेनिंग पार्ट था, और नागौर, ये जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। फिर बात करेंगे सेकंड ए के बाद सेकंड बी की बात करेंगे। सेकंड बी में आता है आपका लूनी नदी का क्या नाम है इसका, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। और अगर अपने को इतना भी याद आया कि सेकंड ए का नाम अंतःस्थलीय जलोत्सरण है, और यहाँ से हमें आइडिया लग गया सेकंड ए जो वाला है वो पार्ट कौन सा है, लूनी नदी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ इसके अंतर्गत जो आपके सम्मिलित जिले हैं वो हैं आपके गौड़बाड़ प्रदेश की, जिसके अंतर्गत आपका जालौर, पाली, सिरोही, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित हैं। आंशिक रूप से ब्यावर वाला पार्ट भी इसमें आता है। ठीक है, जालौर, पाली, सिरोही सेकंड बी में। ठीक है, तो सेकंड ए के अंतर्गत आपके डायरेक्ट याद रखना है सेकंड ए, जिसका नाम क्या है, अंतर्वर्ती जलोत्सरण क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चोरू और नागौर है। वहीं सेकंड बी जो कि लूनी अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश जालौर, पाली और सिरोही है। ठीक है, चलो एक बार आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन में है कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित, अब जैसे ही नाम आ गया सिंचित मैदानी प्रदेश तो ये तो क्लियर हो गया कौन सा है, ये फर्स्ट का वी वाला पार्ट है, और फर्स्ट का वी वाला पार्ट है, इसका मतलब इसमें आता है आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चलिए यहाँ से बात बनी। फिर आता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की गई है, और लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। जब लूनी नदी वाला प्रदेश की बात की तो हमें याद आना चाहिए कि ये तो सेकंड वाला पार्ट था, शेखावाटी वाला, गौड़बाड़ प्रदेश के जो जिले इसमें आते थे, तो इससे सेकंड पार्ट ये है, मतलब ये है ना। अब इसमें हमें याद आना चाहिए कि ये सेकंड है, सेकंड ए है या सेकंड बी है। तो हमें पता है सेकंड ए तो कौन सा था, अंतर्वर्ती जलोत्सरण वाला था, और सेकंड बी कौन सा था, लूनी नदी का। इसके अंतर्गत कौन से जिले आते थे हमारे गौड़बाड़ प्रदेश के, जालौर, पाली और सिरोही मुख्य रहे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश ये रहा, जालौर, सिरोही इसके अंतर्गत, और उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र आपका क्या रहा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बचा एक अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब ये पार्ट है किसका, थर्ड का, ये थर्ड में बात करेंगे, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका जयपुर, अजमेर, खैरथल, तिजारा। चलो थर्ड की बात करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन और भी अच्छा बनता जब आपको इस नाम की जगह क्या मिल जाता, यहाँ मिल जाता केवल फर्स्ट बी। ठीक है, और यहाँ लूनी नदी का अंतर्वर्ती तो सेकंड बी। अब मैच कीजिए इसको, ये नाम दे रखे हैं तब, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, याद होंगे सीक्वेंस में याद करना है। लेकिन जैसे हमने पिछली टेबल याद की थी, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इसी तरह से फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। ठीक है, तो देखिए तो बात करते हैं इसकी थर्ड की। तो थर्ड में भी हमारा पार्ट थर्ड ए आएगा, और थर्ड ए के अंतर्गत आएगा आपका अर्ध शुष्क
पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हमारे सम्मिलित हैं? इसके अंतर्गत हमारा जो राजधानी क्षेत्र है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जयपुर आता है। जयपुर के आसपास के जिले जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें हमारे जयपुर के जो आसपास के जिले हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो आपको पता है जयपुर के पास एक दौसा लगता है, जयपुर के पास टोंक है, जयपुर के पास आपका एक तरफ से अजमेर है, और क्या बात कर सकते हैं, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, और जो अलवर वाला जो पार्ट है आपका, एक तो कौन सा, खैरथल, तेजारा, और वहीं कोटपुतली, बहरोड। ये क्या है, ये आपका थर्ड ए है। तो थर्ड ए में ये जिले सम्मिलित हैं, तो थर्ड बी हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, तो थर्ड बी का जो नाम है वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें आपके जो जिले सम्मिलित हैं वो हैं आपके अलवर, सीधा सीधा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डीग जिला। इस तरह से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डीग। ठीक है, तो थर्ड वाले को तो याद करना आसान है। थर्ड ए में पहले राजधानी क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डीग, और इसमें जयपुर के आसपास जैसे कि दौसा है, टोंक है, अजमेर है, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा। ये थर्ड ए की बात की और थर्ड बी की बात की। ठीक है, इसके बाद एक और बात कर लेते, तो फोर्थ के भी दो पार्ट हैं आपके, फोर्थ ए और फोर्थ बी। आपने देखा केवल फर्स्ट में 3 पार्ट थे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, बाकी सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, और फोर्थ ए और फोर्थ बी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि भाई फोर्थ ए में आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मेवाड़ रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मेवाड़ का आपका उदयपुर इसमें सम्मिलित है, उदयपुर के बाद चित्तौड़ और भीलवाड़ा। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित हैं, तो इसका नाम क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका नाम है आपके अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो फोर्थ ए जिसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और इसके अंतर्गत आते हैं आपके उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। वहीं फोर्थ बी की बात करें तो ये तो क्या हो गया, अर्ध आर्द्र हो गया, तो इसका मतलब यहाँ बारिश और ज़्यादा है, इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके कौन से जिले आ जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। लास्ट में एक बचता है आपका फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ तो आपका यहाँ से बचा कौन सा, आर्द्र, और ये हो जाता है आपका दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, जो कि हाड़ौती प्रदेश है, और हाड़ौती के चारों डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद होने चाहिए। तो सीक्वेंस से हमें याद रखना है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे हमें फसलें, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट याद हैं तो भी हम फसलों का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमें इस तरह से सारे की सारे याद रखने होंगे। एक बार टेबल में आप देख लीजिए, जैसे कि हमारा पहला था आपका शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये फर्स्ट ए जिसका नाम था, और इसके अंतर्गत आपके कौन से जिले सम्मिलित थे, जोधपुर, बाड़मेर और फलौदी। यहाँ खरीफ और रबी की फसलों के बारे में बताया गया है, आपको दिख रहा होगा, जैसे बाजरा, मोठ और तिल है, गेहूं, सरसों और जीरा। फिर हमने बात की थी
फर्स्ट वी की जो उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र है जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ सम्मिलित है। फिर हमने अति शुष्क और आंशिक सिंचित प्रदेश जो फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है, उसमें आपका जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग, जैसे कि आपके रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर और एक आता है बीदासर। बीदासर भी इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से ये हुआ फर्स्ट सी। फिर आता है सेकंड ए के बारे में बात करें तो ये अंतर्वर्ती जलोत्सरण है क्षेत्र है सेकंड ए, जिसके अंतर्गत आपका शेखावाटी के जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और डीडवाना, कुचामन सम्मिलित हैं। फिर आता है सेकंड वी, जिसके अंतर्गत लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है ये, इसमें गौड़बाड़ प्रदेश की जिसमें लूनी नदी प्रवाहित होती है। तो ये आपका जालौर, सिरोही, पाली और ब्यावर सम्मिलित हैं। फिर हमने थर्ड वी की बात की थी, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में देखे तो थर्ड ए जो कि राजधानी क्षेत्र जयपुर के आसपास के जिले इसमें सम्मिलित थे, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड वी में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डी। तो इस तरह से हमें ये टेबल याद रखनी है। और जैसे अगला है फोर्थ ए में हमने देखा था मेवाड़ के जिले कौन से, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा इसमें सम्मिलित है राजसमंद। वहीं फोर्थ वी में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और फिफ्थ है जिसमें हाड़ौती के जिले सम्मिलित हैं चारों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, फिर याद रखना होता है हमें फसलों के बारे में, लेकिन एक बार में हम इतना ही याद रख सकते हैं। फसल आपके सामने है, इसको भी याद रखने की कोशिश रखना। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए जैसे कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों का संबंध किस जलवायु क्षेत्र से है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो सीक्वेंस से आप जाइए कि ये तो शेखावाटी के जिले हैं। पहले हमने मरुस्थल की बात की थी, फिर शेखावाटी रीजन की बात की थी, इसका मतलब ये सेकंड में आते हैं। फिर सेकंड में आते हैं तो सेकंड के दो पार्ट थे, ए और बी। ठीक है, और हमने देखा था कि ये तो पहले अपन ने देखे थे सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जो कि आपका अंतःस्थलीय जलोत्सरण वाला पार्ट था, अंतःस्थलीय जलोत्सरण। तो सेकंड ए इसका अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड ए सी ऑप्शन। आप यहां से देख लीजिए कि ये रहा आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र सेकंड ए के अंतर्गत ये सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि फोर्थ बी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब फोर्थ के बारे में बात की थी तो हमने दो पार्ट देखे थे, ए और बी। और ए पार्ट में हमने बात की थी कि मेवाड़ वाले जो जिले हैं जिसमें आपका उदयपुर आता है और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है और भीलवाड़ा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद चार डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। तो देख लीजिए उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और इसका नाम क्या था, नाम था इसका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी। इतना ही याद रखेंगे तो भी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बात करी थी हमने फोर्थ वी के अंतर्गत, फोर्थ वी में आपके कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो आपके डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और तीसरा डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा ये सम्मिलित हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये आपके फिफ्थ में सम्मिलित हैं, जो कि कौन सा था, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश था। और ये आपका अलवर, डी, करौली, भरतपुर ये तो हमने देखा था सतमरु स्थल। उसके बाद शेखावाटी, शेखावाटी के बाद तीसरा देखा था मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश में थर्ड ए में देखा था हमने जयपुर जो हमारा राजधानी क्षेत्र है उसके आसपास। और सेकंड बी के अंतर्गत जो बाढ़ संभाव्य प्रदेश था, बाढ़ संभाव्य प्रदेश, उसके अंतर्गत ये अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर सम्मिलित है। इसका मतलब ये थर्ड वी है। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये आपका कौन सा है, फोर्थ ए है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये है फोर्थ वी। कोटा, बूंदी ये आपका फिफ्थ है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने को सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध किस जलवायु क्षेत्र से है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत मक्का, दलहन, ज्वार प्रमुख आदि खरीफ की फसलों का उत्पादन होता है। फसलों के बारे में बताया कि ये खरीफ की फसल है कि मक्का, दलहन और ज्वार इन फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है सर, आगे चलिए। गेहूं और चना प्रमुख रबी की फसलों का उत्पादन होता है। तो गेहूं और चना की जो रबी की फसलें इनका भी उत्पादन होता है।
फिर पूछा गया है अगला बताया कि इसके अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा आदि जिले सम्मिलित हैं। लेकिन जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को छोड़िए, जैसे ही आप इस स्टेटमेंट पाएंगे कि उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये क्षेत्र कौन सा था। तो ये तो था आपका फोर्थ था। अब फोर्थ में भी दो थे, फोर्थ में ए और बी था। तो फोर्थ में जब उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा की बात की गई है तो ये तो हमने पहले देखा था, मेवाड़ वाला क्षेत्र है, तो फोर्थ ए के अंतर्गत ये आया था। तो फोर्थ ए ऑप्शन में गिरा, तरह से बी अपना राइट आंसर। और फोर्थ बी में तो कौन सा था, जो आपके आद्र वाला, आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा कि उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ गेहूं और चना की प्रमुख रबी की फसलें हैं, इसके अंतर्गत मक्का, दलहन और ज्वार का खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम ना, ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखें। जैसे असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए कि फर्स्ट ए, फर्स्ट सी, थर्ड ए, फोर्थ ए। ठीक है, तो आपको पता है क्या फर्स्ट ए के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ए की बात की, इसका मतलब शुष्क पश्चिमी क्षेत्र की बात की थी, जिसके अंतर्गत आपके जोधपुर और बाड़मेर जिले आता था। जोधपुर, बाड़मेर और साथ में फलौदी, ये तीन जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। फर्स्ट सी की बात करें तो फर्स्ट सी के अंतर्गत तो आपके कौन सा आता था, फर्स्ट सी के अंतर्गत आपके जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ पार्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित था। आपको पता है फर्स्ट बी के अंतर्गत क्या था, फर्स्ट बी के अंतर्गत तो सिंचित प्रदेश वाला प्रदेश था, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी की बात की। थर्ड बी की बात करें तो थर्ड बी, थर्ड का मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहा था और हमारे जिले आते थे थर्ड बी के अंतर्गत। चलो थर्ड ए की बात कर लेते हैं पहले। राजधानी के आसपास का क्षेत्र जिसके अंतर्गत आपका जयपुर और जयपुर है, आप इसके आसपास दौसा देखते हैं, अजमेर यहाँ से बात करते हैं, और नए जो जिले बने हैं कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा, और आपका एक जिला कौन सा, टोंक, ये आपके थर्ड ए के अंतर्गत आते हैं। थर्ड बी के अंतर्गत, लेकिन आप देखो यहां से इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड बी के अंतर्गत दे रखा है कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, दौसा और डीग दे रखा है। तो दौसा, लेकिन डीग इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, डीग तो किसके अंतर्गत आएगा, आपके थर्ड बी के अंतर्गत आएगा। फोर्थ ए में देख लीजिए पहले। फोर्थ ए में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ बी में क्या आता था, फोर्थ बी में तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता था। तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। और फोर्थ बी में भी इसने कहीं तक सही दिया था कि कोटपुतली, बहरोड आ रहा है, लेकिन दौसा आ रहा है, लेकिन डीग और ये नहीं आता इसके अंतर्गत। ब्यावर का आंशिक पार्ट आता है, लेकिन एक मात्र जिला दिया डीग जो इसके अंतर्गत पूर्णतः नहीं आता। तो बहुत क्लोज ऑप्शन था, बहुत क्लोज कि ये डीग मात्र एक जिला है जो किसके अंतर्गत आता है, थर्ड बी के अंतर्गत आता है, और एक जिले ने इसको गलत कर दिया। तो इसका मतलब असम्मिलित युग्म हो गया, अपना सी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो कृषि जलवायु क्षेत्र थे इसके बारे में हमने जाना, और इस तरह से आज क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। और अगली क्लास में हम जो एग्रीकल्चर के और भी पार्ट हैं, किस तरह से इनका योगदान है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी कृषि क्षेत्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।